मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस में स्वागत है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूं। पिछले आप वीडियो में देख रहे होंगे कि अनुच्छेद पर मैंने बहुत सारे वीडियो लाया हूं। तो इसी के कड़ी में आज जो है आगे बढ़ा करके अनुच्छेद जो है आज हम लोग नीति निषेध तत्व के बारे में समझेंगे। ओके, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, नीति निषेध तत्व क्या है, और ये जो अनुच्छेद है 36 से लेकर के आपको 51 तक इसके बारे में क्या क्या कहा जाता है। ओके, तो समझिए। देखिए, हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी भी लिखते हैं, डीपीएसपी। ओके, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? आपसे अगर उद्देश्य पूछे तो क्या है, क्यों इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्यों जोड़ा होगा? तो इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि जब भी कोई भी सरकार कानून बनाता है, कोई भी सरकार नियम बनाता है, तो उसके लिए क्या निर्देश है। ओके, तो यही इसी भाग में निर्देश दिया गया है कि आप कानून बनाते समय किस तरह के निर्देश को पालन करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नीति निर्माण में निर्देश। ठीक है, ये नीति निर्माण में निर्देश है। जो भी कानून बना रहे हैं उसमें ये निर्देशित किया गया है। ओके, देखिए, जैसे आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप क्या करेंगे? आपको अगर बढ़िया शासन करना हो तो कुछ और नहीं, बस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है उसी चीज को आप फॉलो करते रहिए, है ना, आपका शासन व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। ओके, इसलिए संविधान निर्माताओं ने राज्य के लिए कुछ सिद्धांत रखे हैं, उसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। जैसे अगर इसके बात करें डीपीएसपी अनुच्छेद और भाग क्या है ना, तो डीपीएसपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके क्या अनुच्छेद है ना, ये भाग क्या है? तो ये भाग जो है, ये भाग जो आपको दिखेगा है ना, यह है भाग जो है इसका 4 है। भाग कौन सा? 4 में, भाग 4 में जो आपको वर्णन है वो क्या है? डीपीएसपी। ओके, देखिए, जैसे कि भाग 1 में अगर आप देखें, है ना, भाग 1 में क्या है, हमारे राज्य क्षेत्र की बात किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। ओके, भाग 2 की बात करें तो कुछ क्या किया गया है? नागरिकता। ठीक है, भाग 3 की बात करें तो क्या है? मौलिक अधिकार की बात किया गया है। ओके, है ना, भाग 4 में क्या किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए, यानी कि पहले क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद नागरिकों का अधिकार। ये जो है मौलिक अधिकार क्या है? नागरिकों का अधिकार है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये राज्यों का अधिकार है। मतलब राज्य में जो सरकार शासन करेंगे उसके पास भी कुछ अधिकार होना चाहिए, उसके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह शासन व्यवस्था सही से ला सके। तो यह है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ये लागू हो जाता है तो ये इसका उद्देश्य, एक और उद्देश्य क्या है? एक और उद्देश्य में आप लिख सकते हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आप देखेंगे इसमें जितना भी आप देखेंगे, इसमें जो जो चीज अगर लागू हो जाए तो वह राज्य जो है कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। राज्य को कल्याणकारी बनाने का जो उद्देश्य है यह किस में है? यह राज्य के नीति तत्व में है। ओके, राज्य के नीति तत्व का स्रोत क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्रोत क्या है ना। अगर स्रोत की बात करें, ठीक है, 2-4 लाइन पहले जान लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद पर आते हैं। स्रोत की बात करें तो स्रोत है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से
संविधान से प्रेरित है। ओके, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ओके, और क्या है जी, एक और इसके बारे में जान लीजिए। क्या है ये है, ये न्यायालय में क्या है, वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। ठीक है, न्यायालय में वाद योग नहीं है, मतलब कि अगर यह लागू नहीं होता है तो आप सरकार के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि यह लागू करने में संसाधन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे जैसे संसाधन आता जाता है सरकार इसको लागू करते जाते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग अनुच्छेद में चलते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद क्या है जी, तो 36 से लेकर के 51 तक इसका अनुच्छेद है। 36 से लेकर के 51 तक। ओके, ये है आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद में कोई दिक्कत? तो आइए, ओके, 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद इसमें है। ओके, 36 में जाइए, क्या है देखिए, अनुच्छेद 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे हम लोग। देखिए 36 में कहा जाता है क्या है, 36 अनुच्छेद जो है राज्य की परिभाषा की बात करता है। राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा हो गया 36 में। राज्य की परिभाषा दो जगह संविधान में बताया जाता है। एक जगह बताया जाता है अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा की बात किया गया है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा की बात किया गया है। तो दोनों लगभग सेम है, वह परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में है। ओके, 37 क्या कहता है जी, तो 37 में कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना, यानी कि जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करने के बाद कहता है। ठीक है, राज्य क्या करेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करेगा। ओके, उसके बाद इसी में एक और है जो इसी में कहा, देखिए अनुच्छेद में ही कह दिया गया है कि ये जो है न्यायालय में वाद योग नहीं है। न्यायालय में वाद योग नहीं है, इसका मतलब है कि अगर यह लागू नहीं होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये राज्य का अधिकार है। ओके, 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 की बात करें तो ये कहता है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, है ना, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। जैसे पहले ही बताया था इसका उद्देश्य क्या, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, है ना, ये बात करता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत की बात करता है। जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत की बात करता है 39, है ना। 39 के ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि समान न्याय की बात करता है। हमारा संविधान क्या करता है, समान न्याय की बात करता है। और क्या करता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। ओके, अगर आपके साथ किसी तरह की समस्या है तो इसके लिए कानूनी सहायता आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो निःशुल्क ये दिए जाएंगे, ये क्या है, ऐसा व्यवस्था दिया नहीं जा रहा है ना। सरकार चाहे तो ये व्यवस्था लागू कर सकता है। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन बढ़ेंगे तो ये सारा व्यवस्था लागू होगा। ओके, तो समान न्याय की बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 40 अनुच्छेद 40 जो है ये क्या करता है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन करता है। ओके, देखिए अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की बात करता है। आइए थोड़ा सा जानिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात करता है ना। हमारे संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने ग्राम पंचायत की बात कर दिया था, लेकिन ग्राम पंचायत लागू नहीं हुआ था। ओके, ग्राम पंचायत नीति तत्व में रख दिया गया। ओके, इसको महात्मा गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। ओके, है ना। तो ये ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत या ये स्थानीय व्यवस्था है। और यह जो है, यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ पूरा देश में। अभी जो ग्रामीण व्यवस्था चल रहा है वह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, ये 1992-93 में यह आया है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा।
ओके, ये लागू हुआ है ग्राम पंचायत। ओके, ये ग्राम पंचायत के बाद 40 में करता है, जिसको महात्मा गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 41, ये क्या है? कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। इसको समझिए, कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता। देखिए, जैसे कुछ मामले में काम का अधिकार, देखिए जैसे कि अगर काम कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके कुछ मामले में उसको, है ना, एक अधिकार होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो काम करता है किसी ऑफिस में, अगर उसका पैर टूट गया, ठीक है, पैर टूट गया या फिर किसी तरह कोई समस्या उसके साथ हो गया, तो वह जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता है तब तक कुछ ऐसा काम दे दीजिए जिससे उसको पैर की आवश्यकता ना पड़े। जैसे उसको कहीं टेबल पर बैठा करके, कुर्सी पर बैठा करके काम करे, वैसा काम दे दीजिए, है ना। या फिर कोई महिला जो है, अगर महिला जब माँ बन रही होती है उस समय वह प्रॉपर काम नहीं कर सकती है, इसलिए उसको, है ना, कुछ ऐसा काम दिया जाए जिससे उसको भी सेहत में कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो और काम भी होता रहे। तो ये काम का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम का अधिकार। कभी क्या आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बड़ा हो गया, तो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। तो यही हो गया कि शिक्षा का भी अधिकार, है ना, कुछ विशेष दशाओं में, है ना, बचपन में कोई नहीं पढ़ पाया, फिर बड़ा होकर पढ़ना चाहता तो उसके लिए सरकार प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो कुछ विशेष दशाओं में भी ये इसका अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार। ओके, है ना। आगे चले तो 42 में देखिएगा, अनुच्छेद 42 जो है ये क्या कहता है? न्याय उचित मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता, है ना। इसमें दो चीज है, न्याय उचित मानवीय कार्य। देखिए, न्याय उचित मानवीय कार्य कहने का मतलब कि हर एक लोगों को ऐसा काम मिले जो न्याय उचित हो, हर एक लोगों को ऐसा काम मिले जो उसके न्याय उचित हो। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको ऐसा काम दिया जा रहा है ना, जो उसके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता, या फिर कोई मनुष्य लायक काम नहीं है, ठीक है, तो मनुष्य को उसके मानवीय ऐसा कार्य मिलना चाहिए जिससे मानव योग्य कार्य हो, है ना। जैसे आप कहानी सुने, एक गाना सुने होंगे कि बीए करके बकरी चरावत, है ना, ये उसी का एग्जाम्पल है, इसी अनुच्छेद का एग्जाम्पल है कि कोई बीए कर लिया है, उसको बकरी चराने का काम मिल रहा है, समझे। तो ये काम जो है न्याय उचित कार्य नहीं है, उसके योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, ये सरकार ये जो है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 43 क्या करता है? कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, यानी कि हर एक कर्मचारी को इतना वेतन मिलना चाहिए ताकि उसका निर्वाह जो है आसानी से हो सके, उसके जीवन में कोई और समस्या ना हो, है ना। इतना वेतन उसको मिलना चाहिए, है ना। जैसे जैसे वर्किंग आवर जो 8 घंटा है, 8 घंटा वह काम करे, उसके बाद भी उसके लिए भोजन न मिल पाए, तो ये समस्या है। ये सरकार ऐसा प्रबंध करे ताकि वह उसको जीवन यापन करने योग्य मजदूरी मिल सके। ओके, तो ये हो गया कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, निर्वाह वेतन। ओके, नेक्स्ट जो है ना 43 के ए में क्या कहता है? उद्योगों में प्रबंधन कर्मचारियों का सहभागिता, यानी कि उद्योग को है तो उसमें प्रबंधन का भी काम कर्मचारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है 43 के ए, 43 में दो है, एक है 43 के ए, 43 के बी। 43 के बी क्या कहता है? सहकारी समिति का गठन, सहकारी समिति का गठन। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 44 आपसे क्वेश्चन एकदम पूछेगा, क्योंकि यह अभी बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। ये क्या कहता है? 44 क्या है? 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून हो, है ना। जैसे इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं अंग्रेजी में, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। इसका मतलब क्या होगा? देखिए 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए, जितना धर्म के लोग रह रहे हैं भारत में, सबके लिए समान नागरिक संहिता हो,
है ना। दंड संहिता तो समान है, लेकिन नागरिक संहिता के लिए जैसे कि विवाह का अधिकार हो, है ना, आपको जैसे विवाह कितने उम्र में विवाह होना चाहिए इसका अधिकार हो, बच्चों को प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होना चाहिए इसका अधिकार हो, ये सारा चीज जो कानून है वो पूरे भारत में सबको एक जैसा होना चाहिए। ओके। 45 क्या कहता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। यहाँ पे पोषाहार की भी बात किया जाता है। आप देखेंगे आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था है इसी के तहत दिए जाते हैं। वहां बच्चे जाते हैं, बच्चे को शिक्षा दिया जाता है और साथ ही साथ पोषाहार दिया जाता है। बहुत अच्छे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं, तो सरकार इसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से उस बच्चे को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था करता है। इसके तहत बहुत सारे काम किए जाते हैं। महिलाओं को आपको शिक्षा, महिलाओं को आपको टीका हो गया, है ना, और आयरन की गोली वगैरह यहाँ से दिए जाते हैं। ओके। देखिए महिला को लेकर के एक और आपको 42 में भी था, जिसको देखिए मातृत्व सहायता दिया जाता है। मातृत्व सहायता यानी कि माता के लिए पोषाहार जो है इसकी व्यवस्था किया जाता है, ये भी आंगनबाड़ी के थ्रू किया जाता है। ओके, है ना। 46 में आप देखिए, 46 में क्या है, SC ST एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ाना, जो कमजोर वर्ग है, जो SC ST में देखेंगे तो ज्यादातर कमजोर वर्ग मिलते हैं, जिसमें अशिक्षित ज्यादा मिलते हैं, है ना। ऐसे वर्ग भी जो कुछ और कमजोर है ना, उन सभी को शैक्षिक शिक्षा को बढ़ाना, है ना, आर्थिक हितों के लिए योजना बनाना, ये सरकार का काम है। अगर ऐसा करता है तो एक जो है लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना होगा। 47 क्या कहता है, देखिए 47 क्या कहता है, पोषाहार का स्तर बढ़ाना। पोषाहार का स्तर बढ़ाना, पोषाहार का मतलब जो भोजन करते हैं तो भोजन में आप क्या क्या लेते हैं, है ना, ये पोषाहार को बढ़ाना होता है। भोजन केवल पेट भरने के नाम से लोग कर लेते हैं, लेकिन भोजन में क्या मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जो है व्यवस्था सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। ओके। इसी के तहत और भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपके जीवन जीने के लिए बहुत सारा चीज की व्यवस्था किए जाते हैं। इसी में चलता है कि आपको शुद्ध वातावरण दिया जाना, शुद्ध हवा दिया जाना चाहिए, समझ गए। आपके जीवन स्तर को और बढ़ाने के काम किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी लागू हुआ, तो शराबबंदी भी जो है इसी के तहत लागू हुआ है। अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी लागू हुआ है। शराबबंदी जो लागू हुआ है इसी के तहत लागू हुआ है। ओके, ठीक है। 48 क्या कहता है जी, 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ाना। कृषि एवं पशुपालन को, यानी कृषि को बढ़ाना, और किसी के साथ ही होता है पशुपालन। पशुपालन और कृषि दोनों साथ में होते हैं, तो इसको बढ़ाने के काम करना। ओके। 48 के ए है। ओके, 48 और 48 के है। 48 के ए में क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना। पर्यावरण जितना है, पेड़ पौधा हो, जो भी वातावरण है उसको संरक्षित करना, संरक्षण करना, समझे, ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, इसकी बात करना। ये 48 के ए में है, पर्यावरण का संरक्षण करना और उसको संवर्धन करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है। 39 को क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज है ना, जो हमारे आंदोलन में, हमारे देश के आजादी में जो भी योगदान दिया, उस चीजों को क्या करना, उसको संजो करके रखना, उसके महत्व को और बरकरार रखना, है ना। ये काम सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किए जाते हैं 39 में। ओके। इसमें और भी अनुच्छेद आपको मिलते हैं, जैसे कि 50 हो गया, ठीक है, 51 हो गया, है ना, 51 तक है। देखिए हमने लिखे 36 से 51 तक, तो 50 भी है। तो 50 में क्या कहता है, 50 में कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण, ठीक है, मतलब अलग होना। न्यायपालिका का व्यवस्था अलग होना चाहिए और कार्यपालिका का व्यवस्था अलग होना चाहिए, है ना। इसलिए अभी हमारे देश में देखेंगे न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, कार्यपालिका उस पर हावी नहीं होते हैं, है ना। तो ये 50 में किया गया है। ओके। 51 में क्या कहता है जी, तो 51 में कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति हो, राष्ट्रीय शांति में सहयोग की बात करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति
में सहयोग की बात करता है। ये हो गया आपके 51 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये है ना, इसमें आपको देखेंगे नीति निर्देशक तत्व में 3 प्रकार के विचारधारा दिखता है आपको। इसको देखेंगे तो एक है बौद्धिक विचारधारा, ठीक है, विचारधारा है ना। एक है सामाजिक विचारधारा, ठीक है, और एक है गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। 3 प्रकार की विचारधारा आपको डीपीएसपी में दिखता है, बौद्धिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। ओके, है ना। इस तरह से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखा, जो राज्य का अधिकार की बात करता है, सरकार के अधिकार की बात करता है। अगर सरकार इसको पूरा ना करे तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इन्हीं के द्वारा सरकार क्या करते हैं, समय समय पर आपको जो बेनिफिट देते हैं, जैसे कुछ पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, तो इसी के माध्यम से लोग करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संपूर्ण वीडियो। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत चीज आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे, हमसे पहली बार मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।